नमस्कार, सुर्खी अखबार की में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी खबर की। दरअसल अंबेडकर को जल परियोजना का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और कांग्रेस ने किस तरह अंबेडकर को अनदेखा किया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बताया गया। अमर उजाला के साथ साथ दैनिक जागरण और अलग कई बड़ी अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश में एक परियोजना के शिलान्यास के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इसी दौरान पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश के लिए बीआर अंबेडकर के योगदान को नजरअंदाज कर रही है। देखिए, इस खबर को तमाम अखबारों ने जगह दी है। हम अमर उजाला का खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे अंबेडकर को जल परियोजना का श्रेय कांग्रेस ने किया अनदेखा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री ने एमपी के केन बेतवा नदी परियोजना की आधारशिला रखी। का बुंदेलखंड में समृद्धि खुशहाली के नए द्वार खोले जाएंगे। कहा कि एक ही व्यक्ति को श्रेय देने के नशे में कांग्रेस ने सच्चे सेवक को भुला दिया। तो फिलहाल देखिए, हजारा गांव जहरीले पानी से मुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद 7 दशक तक में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ये नल से कनेक्शन था। बीते 5 वर्षों का यदि हम जिक्र करते हैं तो 5 वर्षों में 12 करोड़ नए परिवारों पर हमने नए नल कनेक्शन दिए, उनको नए कनेक्शन की सुविधा प्रदान की। नल से जल योजना पर अब तक 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुका है। 3 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पीएम ने कहा देश भर में 2100 जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं भी बनाई गई है, जो कि पानी है उसकी गुणवत्ता को परखेंगी। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि देखिए, कांग्रेस घोषणाएं करने में तो माहिर है, लेकिन असल में पूर्वांचल के या फिर यूं कह सकते हैं कि बुंदेलखंड के लिए जो हमेशा से विकास की राह जोड़ रहा है, उसके लिए कुछ नहीं किया। आपको याद होगा, बुंदेलखंड का यदि हम जब भी जिक्र करते हैं, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का जिक्र जब आता है तब ये कहा जाता है कि देखिए, सारे मध्य प्रदेश का भले विकास हो जाए, लेकिन बुंदेलखंड को हमेशा से विकास से इतर रखा गया है, दूर रखा गया है। वाकई यदि हम भौगोलिक संरचना की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि किस तरीके से वहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। थोड़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे, लोगों को परेशानी इसलिए भी होती है कि जल स्तर काफ़ी नीचे है, इससे पानी की दिक्कत बुंदेलखंड में हमेशा बनी रहती है। इस बीच उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला रखी। पीएम ने कहा बाबा साहेब अम्बेडकर की दूरदर्शिता के बाद सोच ने देश के जल संसाधनों को मजबूत करें, उनके प्रबंधन, बांधों के निर्माण, केंद्रीय जल आयोग के गठन में अहम योगदान दिया है। तो फिलहाल देखिए, केन बेतवा नदी को जोड़ने वाली बात कही गई है और कहा कि बुंदेलखंड को अब और भी ज़्यादा विकसित करने की हम कोशिश करेंगे, कहीं कोई दिक्कतें ना हो, कहीं कहीं सूखा न रह जाए, इसके लिए परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल, तो देखिए, जैसा मेरे सहयोगी ने इस बात की जानकारी दी कि किस तरह मध्य प्रदेश में जिस दौरान पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस दौरान जहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, वहीं दूसरी ओर अंबेडकर को लेकर के प्रधानमंत्री ने पहली बार अपना वक्तव्य रखा और ये कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत रही है बीआर अंबेडकर की योजनाओं को भी नजरअंदाज करना और उन्हें भी नजरअंदाज करना, जबकि हमारी सरकारों ने पूरी तरीके से उन पर ध्यान दिया है। साथ ही देखिए, ये जो तस्वीर आप देखेंगे, ये आप नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज पर ये तस्वीर लगी हुई है और इस तस्वीर को जरा आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक और बीते कल की जो तस्वीर आपने देखी थी कि अटल स्मारक पर जाकर के पहले तो 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित की थी और उसके बाद अंबेडकर मुद्दे पर उन्होंने निशाना साधा था कांग्रेस पर, और ये उसी दौरान की ली गई तस्वीर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और ये समझाया कि कैसे जो ये अप्रोच आपने इस वक्त देखा है, ये अप्रोच आज का नहीं, यानी कि नदियों को कनेक्ट करने का, एक दूसरे से जोड़ने का काम ये आज का नहीं है ताकि घर घर जल पहुंचे। ऐसी परियोजनाओं को लेकर के एक विचारधारा बहुत सदियों पहले से ही चली और ये उस समय की बात हम कर रहे हैं जिस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि भीमराव अंबेडकर की वजह से ही ऐसी योजनाओं पर ध्यान दिया गया जिसे नजरअंदाज करने का काम हमेशा से कांग्रेस करती रही और बीजेपी ने उस महत्व को समझा और उसके बाद से उन्हीं के नक्शे कदमों पर इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था। बिल्कुल, देखिए, केन का हम जिक्र करते हैं, बेतवा का जिक्र कर लें या फिर नर्मदा नदी का जिक्र करें, तमाम प्रमुख नदियां हैं जो मध्य प्रदेश की जान कही जाती हैं। और देखिए, यही कहा गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कि अंबेडकर जल परियोजना का श्रेय
हम किसी को नहीं देते, हम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बात करते हैं जो सदियों से वंचित रहे हैं नल के जल के लिए। अब उनके घर में नल का जल पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अंबेडकर समेत सभी मुद्दों पर विपक्ष के हमलों का एक सुर में जवाब देगा एनडीए। बीजेपी व सहयोगी दलों के नेताओं की नड्डा के आवाज पर हुई बैठक में इस बाबत रणनीति को तैयार किया गया है। तो फिलहाल देखिए, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान सहित अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहे विपक्षी इंडिया ब्लॉक पर राजग एकजुट हमला बोलेगा। कल बीजेपी ने अध्यक्ष ने जेपी नड्डा के आवास पर हुई एनडीए की बैठक में विपक्षी हमले का जवाब देने का ताना बाना बुना और इस दौरान एक देश एक चुनाव पर समान रुख अपनाने और विपक्ष के हर हमले की एकजुटता के साथ जवाब देने की रणनीति बनी। बैठक में सभी अहम मुद्दों पर बेहतर तालमेल और समन्वय कायम रखने पर बातचीत हुई। इस दौरान गृहमंत्री शाह ने कहा कि विपक्ष अम्बेडकर के अपमान पर एक बार फिर से झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस जिसके शासनकाल में बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान हुआ, वही कांग्रेस एक बार फिर से संविधान और आरक्षण खत्म होने की झूठी धारणा बनाने का प्रयास कर रही है। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि हमने विपक्ष के बुने जाल में नहीं फंसे हैं। इसके उलट हमें सरकार की नीतियां, कार्यक्रमों, योजनाओं को धरातल पर उतारने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल ये हेडलाइन देखिए हमारे उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। अंबेडकर समेत सभी मुद्दों पर विपक्ष के हमलों का एक सुर में जवाब देगा राजग। और साथ ही ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि बीच में जेपी नड्डा हैं और उनके अगल बगल जो नेता आपको दिख रहे हैं, ये एनडीए में शामिल तमाम घटक दल के प्रमुख चेहरे हैं। और खास तौर पर देखिए ये बैठक बहुत खास इस वजह से भी रही क्योंकि खास तौर पर यह भी इशारा बीजेपी की ओर से था कि एनडीए में जितने घटक दल हैं वो आज भी साथ हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी रहा जो विपक्षी दलों की ओर से कहा गया कि मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 महीनों का ये साथ है। उसके बाद से आप ये भी देखेंगे कि कई ऐसे घटक दल हैं जो कि साथ छोड़ करके चले जाएंगे बीजेपी का, लेकिन एनडीए के साथ अभी भी वो बरकरार है। और कहीं ना कहीं यही इशारों में एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। अब संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान सहित अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहे विपक्षी इंडिया ब्लॉक पर राजग एकजुट हमला बोलेगा। बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर राजग की बैठक में विपक्षी हमलों का जवाब देने का ताना बाना बुना गया। इस दौरान एक देश एक चुनाव पर समान रुख अपनाने और विपक्ष के हर हमले का एकजुटता के साथ में जवाब देने की रणनीति भी बनी। साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि बैठक में सभी अहम मुद्दों पर बेहतर तालमेल और समन्वय कायम रखने पर बातचीत भी की गई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि विपक्ष अंबेडकर के अपमान पर एक बार फिर से झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस जिसके शासनकाल में बाबा साहब का लगातार अपमान हुआ, वही कांग्रेस एक बार फिर से संविधान और आरक्षण खत्म होने की झूठी धारणा बनाने का प्रयास कर रही है। यानी सीधे तौर पर हमला बोला गया है कांग्रेस पर। आपको याद होगा कि किस तरह जब अमित शाह की ओर से संसद के भीतर अंबेडकर को लेकर के एक बयान दिया गया और उसके बाद से कांग्रेस लगातार उस बयान को लेकर के घेरने की कोशिश कर रही है। तो इस बीच अब इस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है, कैसे जवाब देना है, इसको लेकर के एक बैठक हुई जेपी नड्डा के आवास पर। और जेपी नड्डा के आवास पर इस बैठक होने के बाद से हमने ये भी देखा कि कैसे इस दौरान कई अलग अलग मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई और ये भी तय हुआ कि अब मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए तमाम नेतागण कैसे अपने अपने जवाब प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अम्बेडकर का एक ऐसा मुद्दा था जिसने, आपको याद होगा कि शीतकालीन सत्र के अंतिम दिनों में हो हल्ले की स्थिति निर्मित कर दी गई थी। जाहिर सी बात है, जब संविधान को लेकर चर्चा लोकसभा के बाद राज्यसभा में की गई थी, तब अमित शाह ने साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे से कह दिया था कि, और यूँ पूरी कांग्रेस से कहा था कि इतनी बार यदि आप बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, आप भगवान का नाम लेते तो अब आपको स्वर्ग मिल जाता। तो इसी बात को लेकर कांग्रेस ने पूरी बात को तूल दिया। तूल के बाद मार्च तक निकाला गया, धक्का मुक्की की नौबत आई और तमाम चीज़ें, तमाम सिनेरियो आपने देखा ही था। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर अमित शाह भी ये कह रहे हैं कि देखिए, अम्बेडकर सिर्फ आपके नहीं हैं। जब BR अम्बेडकर यानी बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर आपके साथ थे, तब आपने उनको बैकफुट पर रखा था, तब आपने उनको चुनाव हरा दिया था, आपने उनको संसद के अंदर आने नहीं दिया था। तो आप किस मुंह से अब अम्बेडकर का नाम लेते हैं? और देखिए कितनी बड़ी बात भी कही थी कि भारत रत्न जैसा अवार्ड जो है वो आपने उनसे हमेशा से दूर रखा। इसके लिए कांग्रेस ने इनिशिएटिव पहले क्यों नहीं लिया? ये तमाम बड़ी बातें अमित शाह ने गिनाई। उसके बाद अब देखते हैं कि पूरा मसला क्या थमेगा या आगे और जोर पकड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
बिल्कुल देखिए, अब हम बात करेंगे दिल्ली की। दरअसल संजीवनी और महिला सम्मान योजना को लेकर के विभागों का किनारा नजर आ रहा है। दरअसल सीएम ने ये कहा है कि एक्शन लिया जाएगा इस पर, क्योंकि जिस तरीके से अलग और अफवाह भरी जो एडवर्टीजमेंट्स पब्लिश किए गए, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें, युवा कांग्रेस ने कल को आम आदमी पार्टी के दिल्ली में मुफ्त इलाज महिलाओं को 2100 रुपए देने के ऐलान के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया। प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकरा ने यह कहा कि हमने पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी करने को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई। देखिए, साफ तौर पे कहा गया है कि देखिए रेवड़ी बांटने का काम जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर से कर रही है और इस बार जो किया जा रहा है वो अब सहन नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, दिल्ली सरकार के विभागों ने विज्ञापन जारी कर आग्रह किया था। आपने कहा बीजेपी का दबाव और बीजेपी ने इसे धोखाधड़ी करार दिया। तो देखिए, दिल्ली सरकार के दो प्रमुख विभागों ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के द्वारा घोषित मुख्यमंत्री महिला सम्मान और संजीवनी योजना का जिक्र किया। देखिए, ये दो ऐसी योजना है जिन्होंने हम कह सकते हैं कि तुरुप का पत्ता एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने चलने की कोशिश करी है। 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी का डर तो था ही, और देखिए याद होगा कि लगातार जो बसों की सुविधा है वो महिलाओं के लिए फ्री है, और ये पहले ही आम आदमी पार्टी कह चुकी है। यदि आप फ्री ब्रिज का बोलते हैं तो हाँ, हम रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, और रेवड़ी वाली योजना की शुरुआत भी वो कर चुके हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि हाँ, हम बांट रहे हैं, हम फ्री ब्रिज दे रहे हैं, इसमें आपको क्या परेशानी है। अब इसी को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं बीजेपी की ओर से। तो फिलहाल आपको बता, दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बुधवार को पब्लिक नोटिस जारी करके लोगों को आगाह किया कि ऐसी कोई योजना अभी अधिसूचित नहीं की गई है। अब आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चाहे हम महिला विकास योजना की बात कर लें या फिर महिला सम्मान योजना की बात करें या फिर संजीवनी योजना की बात कर लें, तो ये भी कह दिया गया था कि देखिए 2 दिन में रजिस्ट्रेशन जो है ना वो खुल जाएंगे, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, और आप रजिस्ट्रेशन के बाद फायदा आपको तब होगा जब आम आदमी पार्टी जीत के सत्ता में वापस आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर एक चाल चली गई आम आदमी पार्टी की तरह। हम पहले भी कहे थे, यानी कि योजनाओं का लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, लेकिन लॉलीपॉप का रैपर तभी खुलेगा जब आप उनको जिता कर वापस से विधानसभा में भेज देंगे या फिर उनकी सरकार बना देंगे। तो यहाँ पर जो संबंधित विभाग है उसको बाकायदा नोटिस जारी करके ये कहना पड़ रहा है कि देखिए भाई, अभी ऐसी योजना लाई नहीं है, अभी आप वेट करिए, विचार करिए। तो फिलहाल देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जब योजनाओं की बात कर रहे हैं तो तमाम जो आम जनता है उसमें गूफअप की स्थिति बनना लाजमी है, और यही कंडीशन इन 2 योजनाओं के चलते फिलहाल हो रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, इसमें बाकायदा बाल विकास, महिला बाल विकास और परिवार कल्याण विभाग ने बुधवार को पब्लिक नोटिस जारी कर कहा, ऐसी कोई योजना है ही नहीं अभी। इन योजनाओं के तहत किए जा रहे किसी भी वादे पर आप विश्वास न करें, ना ही अपनी निजी जानकारियां किसी को शेयर करें। तो रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब तो आपको साफ पता होगा कि अपनी निजी जानकारी को साझा करना है। और ये आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जब इन योजनाओं की शुरुआत कर रहे थे, इनकी घोषणाएं कर रहे थे, तब खुले मन से कह रहे थे कि 3 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल देखिए, विभाग अलग चल रहा है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का दावा अपना अलग है। फिलहाल लोगों को नसीहत यही दी गई है कि आप अपनी निजी जानकारी को साझा फिलहाल ना करें। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हमने अभी देखा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले किस तरीके की राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक और जहां बीजेपी की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी नए नए दाव चलने की कोशिश कर रही हो, और इसे जिस योजना को अब तक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था आम आदमी पार्टी का, लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ जब एडवर्टीजमेंट जारी करते हुए कहा गया कि अब तक ऐसे किसी विज्ञापन को लेकर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और विभागों की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो इसके बाद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये दावा किया गया है कि देखिए, जिस प्रकार की जानकारी दी गई है वो एडवर्टीजमेंट भी पूरी तरह गलत है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही ये कहा था कि जो ये योजनाएं लागू होंगी, ये लागू तब होंगी जब चुनाव जीत करके आएंगे, जैसा मेरे सहयोगी ने भी आपको जानकारी दी, और ठीक इसी स्थिति को संभालने की कोशिश यहाँ पर आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आई। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मौके को लपक लिया और बीजेपी ने एक बार फिर से निशाना साधने का काम आम आदमी पार्टी पर किया कि आम आदमी पार्टी का तो काम ही यही है, ईमानदारी का नाटक करके लोगों को बेवकूफ बनाना और कैसे वोट बैंक की राजनीति करना है उन्हें बखूबी आता है। इसी वजह से लोगों को रिझाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जिस तरीके का झूठ
फैलाया जा रहा है, जिस तरीके का लालच आम जनता को दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है और उन लोगों के साथ में धोखा करने की कोशिश आम आदमी पार्टी करे। अब देखना वाकई यही में है। सुरभि, ये गलत है भी कि आप भरे मन से इस तरह की योजनाओं की शुरुआत कर दें और आपके ही संबंधित विभाग बकायदा नोटिस जारी करके पब्लिकली एक एडवर्टीजमेंट निकाल कर ये बोले कि भाई आप अपनी निजी जानकारी अभी से साझा मत करिए। यानी कि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपये हम तब देंगे जब आप हमें जिता देंगे। तो आप समझिए, मंशा को भी समझिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल भी आप करिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी सोच समझ भी बहुत काम आने वाली है। क्योंकि निजी जानकारी जब आप साझा करते हैं, जाहिर सी बात है कि आप अपने पूरा बायोडेटा, पूरा ब्यौरा सामने वाले को दे रहे हैं। खुद संबंधित विभाग ये कह रहा है आपसे कि रुकिए, समझिए और ये तमाम जानकारी साझा करने से पहले आप बचिए, अभी इसकी जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सहकारी समितियों ने पंचायत स्तर पर प्रभावी होने से आएगी समृद्धि, शाह ने इस बात को कहा। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। दैनिक जागरण का भी जिक्र किया गया है इसमें। दैनिक जागरण ने इस खबर को दिखाया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10,000 नई बहुउद्देशीय प्राथमिकी कृषि सहकारी समितियों का यानी कि पैक्स की शुरुआत की। बिल्कुल, देखिए अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है और ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर और यहाँ पर ये हेडलाइन आप देखेंगे और ये इसी हेडलाइन में समझाया गया है कि कैसे सहकारी समितियों के पंचायत स्तर पर प्रभावी होने से समृद्धि आएगी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने 10,000 नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का शुभारंभ किया। 5 साल में 2 लाख नए पैक्स बनाने का लक्ष्य भी तैयार किया गया है और इस बात की जानकारी भी दी गई है कि उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार 5 साल की समय सीमा से पहले 2 लाख पैक्स स्थापित करने का लक्ष्य हासिल कर लेगी। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के मंत्र को चरितार्थ करने के लिए पैक्स की पहुंच हर गांव तक सुनिश्चित की जा रही है। शाह ने पूसा के ICAR सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर नवगठित 10,496 एम पैक्स राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा है, इसकी बानगी इससे समझी जा सकती है कि केंद्र 19 सितंबर 2024 को दिशा निर्देश लेकर आया और इसके 86वें दिन 10,000 से ज्यादा एम पैक्स पंजीकृत भी किए गए हैं। यानी लोगों को कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाए और कैसे इस प्लानिंग के तहत आगे बढ़ा जाए। 2 चरणों में 2 लाख पैक्स तैयार किए जाएंगे। शाह ने यह कहा है कि मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 साल में 2 लाख नए पैक्स का गठन करेंगे और पहले चरण में नाबार्ड 22,750 पैक्स और दूसरे चरण में 47,250 पैक्स बनाया जाएगा। तो कोशिश लगातार जारी है और गृह मंत्री अमित शाह ने इसी ओर संकेत दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है 2047 तक जिस लक्ष्य को साधने का, उस ओर भारत एक-एक कदम अपने आगे बढ़ाता जा रहा है। और देखिए यही कोशिश रहती है अमित शाह की, आयुक्त कह सकते हैं सरकार की, कि किस तरीके से लोगों को फायदा हो, विकास के पथ पर देश अग्रसर होता रहे। चलिए सुरभि, खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अगली बड़ी खबर भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ अब कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी किया है। अमर उजाला के साथ साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। तो कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया और श्वेत पत्र जारी करने के कई मायने भी हैं। तो फिलहाल देखिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकाल को विफलताओं और धोखे की राजनीति का उदाहरण करार दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने श्वेत पत्र मौका मौका हर बार धोखा जारी करते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल पर तीखे आरोप लगाए। अजय माकन ने दिल्ली की जनता से किए गए वादों को तोड़ने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने मुफ्त बिजली, पानी और लंदन, पेरिस जैसी दिल्ली का वादा किया, लेकिन आज दिल्ली कूड़े के पहाड़, गंदे पानी और टूटी सड़कों से जूझ रही है। वहीं केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा जैसी परियोजनाओं पर ध्यान दिया, जबकि दिल्ली के लाखों लोगों की मूलभूत जरूरतें नजरअंदाज की गई। केजरीवाल ने पारदर्शिता और ईमानदारी का ढोंग रचकर घोटालों का जाल बुना। जनगणना और राशन कार्ड न बनाने में भाजपा और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत ने दिल्ली के गरीबों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए एक और जहां बीजेपी ने एक पत्र निकाला, तो उसी प्रकार आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को घेरने के लिए कांग्रेस की ओर से मौका मौका हर बार धोखा की टैगलाइन के साथ में एक पैम्पलेट निकाला और इसी आधार पर इसमें निशाना साधने की काम की गई है कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ये दोनों पार्टियां मिलकर कर रही हैं।
और ये बहुत बड़ी बात है, हम कह सकते हैं सुरभि लगातार यदि हम विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो आप पाएंगे उसमें कि लंबे अरसे तक कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो इस वक्त दूरी बनी हुई है, यानी कि अपनी राजनीतिक ज़मीन को कांग्रेस तलाश रही है। इस बीच बीजेपी के साथ तो उसका मुकाबला है ही। आम आदमी पार्टी जो कि 10 साल सत्ता पर काबिज है, अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि कांग्रेस सेंध लगा दे। तो फिलहाल कांग्रेस हर एक तमाम बड़े वादे भी कर रही है और तमाम कटघरे में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों को एक ही तरीके से रख रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि अक्सर जो INDI गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव का जिक्र आया तब आम आदमी पार्टी ने पहले कह दिया था कि देखिए हम जो हैं वह कहीं ना कहीं अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल देखिए कांग्रेस का सर जमीन को तलाश पाएगी, ये देखने वाली बात है। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात संभल की करेंगे। दरअसल ASI टीम ने बावड़ी का सर्वे किया। संभल में 4 घंटे रुक करके बावड़ी के बाहर और अंदर की वीडियोग्राफी और साथ ही फोटोग्राफी भी करवाई है, नमूने तक लिए गए हैं। दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स के साथ अलग अलग अखबारों ने भी इस खबर को जगह दी है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन बावड़ी का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 5वें दिन यानी कल बीते 4 घंटों तक लगातार सर्वे किया था। देखिए आपको बता दें 5वें दिन तक खुदाई में पहला फ्लोर सामने आया है और फोटो और उसके वीडियो अब ले लिए गए हैं। तो संभल में बावड़ी की सुरंग में ASI ने 4 घंटे तक कार्बन डेटिंग करी है। कार्बन डेटिंग से पता लगाया जा रहा है कि जो सुरंग है, ये बावड़ी जो है वो कब की है, कितनी पुरानी है। तो फिलहाल आपको बता दें 400 वर्ग मीटर में फैली है पुरानी बावड़ी और 150 साल पुरानी इसे बताया जा रहा है। तो चंदौसी नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी ने बताया है कि खुदाई कब तक चलेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके ढांचे पर JCB मशीन नहीं चल सकती और श्रमिकों से काम कराया जा रहा है। बावड़ी 125 से 150 वर्ष पुरानी है, 400 मीटर क्षेत्र में है। पिछले सप्ताह चंदौसी के लक्ष्मीगंज इलाके में खुदाई के दौरान बावड़ी का पता चला और संभल में 46 साल से बंद भस्म शंकर मंदिर में 13 दिसंबर को फिर से खोले जाने के बाद ये खुदाई शुरू की गई थी। तो JCB से पहले खुदाई चल रही थी। बावड़ी में पहला फ्लोर देखने लगा तो मजदूरों को लगा कि इसे सबूत खत्म ना हो, तो फिलहाल JCB चल जाएगी, सबूत ना खत्म हो, इसलिए अब जो मजदूर हैं उनको लगाया गया है जो धीरे धीरे खुदाई का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें इससे पहले 18 दिसंबर को प्राचीन कूप और तीर्थों का सर्वे किया गया था। तो फिलहाल देखिए अब 5वें दिन की बावड़ी खुदाई में फ्लोर सामने आ गया। अब बावड़ी को नुकसान ना हो इसीलिए अब JCB का सहायता नहीं ली जाएगी और अब आपको बता दें अब मजदूरों के द्वारा धीरे धीरे इसमें खुदाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि फिलहाल अभी भी ये साफ नहीं है सुरभि कि खुदाई का जो काम है वो कितना चलेगा। 5वें दिन तक खुदाई हुई, 1 फ्लोर मिला है, अब इसके बाद और पता लगाया जाएगा। बिल्कुल, और अमर उजाला ने भी इस खबर को जगह दी है। आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अब तक जो खुदाई का काम हुआ है इस संभल में, जो बावड़ी की जानकारी मिली। आप यहाँ देखेंगे ये भी ASI टीम के जिस वक्त सर्वे के लिए यहाँ पहुंची हुई थी, ये उसका दरवाज़ा है बावड़ी का, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको सीढ़ियाँ नजर आएंगी। तो ये पूरी तरीके से इस खबर में डिटेल देने की कोशिश अमर उजाला ने की है कि अब तक क्या कुछ पाया गया है। साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि अब तक ये बताया जा रहा है कि शाहजहां के सेनापति सैयद फिरोज शाह ने दुश्मनों के घेराबंदी के बाद इसे किले के रूप में तैयार करवाया था यहाँ पे। यानी कि आप देखिए अलग अलग जगहों पर, संभल के साथ साथ में अलग अलग जगहों पर, कई और जगहों पर कुछ कुएं और बावड़ियों की जानकारी मिली थी और जब संभल की धरोहरों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई थी तो एक बावड़ी के बारे में जानकारी मिली और ये बताया गया कि ये बावड़ी राजा महाराजाओं के समय पर बनवाई गई थी और ये उसी दौरान में इस्तेमाल की जाती थी, जिसके बाद से एक समय आने के बाद इसमें मिट्टी डाल करके इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। हालांकि अब बावड़ी का रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा है। ऊपरी मंजिल का फर्श दिखा है। ASI टीम ने इसका जब सर्वे किया तो मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज के खाली प्लॉट में मिली बावड़ी का रहस्य जिस तरह खुल रहा है। 5वें दिन खुदाई में बावड़ी की ऊपरी मंजिल साफ नजर आई। लाल पत्थर का फर्श दिखने लगा। हालांकि प्रथम तल से अभी मिट्टी हटाने का कार्य जारी है और ASI की टीम ने मौके पर पहुंच करके बावड़ी का सर्वे किया। 17 दिसंबर को मोहल्ला लक्ष्मणगंज में 150 साल पुराना खंडहर नुमा बांके बिहारी मंदिर मिला था। DM के आदेश पर खुदाई शुरू की गई तो बावड़ी अस्तित्व में आने लगी।
पहले दिन बावड़ी की दीवारें दिखी तो खुदाई में तेजी आई। दूसरे दिन खुदाई में कमरों के गेट और गेट के पीछे सुरंगनुमा गलियारा भी नजर आने लगा था। और तीसरे दिन बावड़ी के अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां नजर आने लगी थी। चौथे दिन 13 सीढ़ियां स्पष्ट दिखाई दी। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुदाई का कार्य चल रहा है। पांचवें दिन बुधवार को ऊपरी मंजिल का फर्श नजर आने लगा। वहीं सीढ़ियों से सटकर दोनों ओर 6 गेट नकासीदार बने हुए हैं, 5 गेट सादा है। इसके पीछे कमरे नुमा गलियारे हैं। और दोपहर में पहुंची एसआई की टीम ने फर्श से मिट्टी हटवाकर जांच पड़ताल शुरू की। बताया जा रहा है कि ऊपरी मंजिल के नीचे एक और मंजिल भी है और उसके नीचे कुआं है जिसके चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई है। और इसी वजह से इसे कहा जा रहा है कि ये बावड़ी ही है जो कि बहुत लंबे समय से अब तक छिपी हुई थी, जिसके बाद अब मिट्टी हटने के साथ साथ में एक बार फिर से ये अस्तित्व में आ रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात है। और देखिए अब देखा ये होगा अभी भी, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि अब जो खुदाई का काम शुरू हुआ है वो कब तक चलेगा। जब तक खुदाई पूरी नहीं हो जाती, जब अब तक तमाम चीज़ें मिल नहीं जाती, तब तक खुदाई का काम ऐसे ही चलेगा। एएसआई का ये कहना है। इस वक्त कार्बन डेटिंग का काम भी चलेगा। हालांकि देखिए पहले कह सकते हैं कि तमाम बड़ी मशीनों का सहारा लिया जा रहा था, लेकिन ये भी कहा गया कि ऐसा ना हो, सबूत नष्ट नहीं होने चाहिए और अब मैनुअली इस पर काम किया जाएगा, मशीनों का सहारा नहीं लिया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और सीएम योगी आदित्यनाथ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत की है और तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। ये जन सहभागिता के बिना संभव नहीं है। सुरक्षा का भाव घर के अंदर से पैदा करना होगा। यदि व्यक्ति घर के अंदर सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से सुरक्षा का भाव स्वतःस्फूर्ति भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के लिए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है जो अख्तियार की हुई है। अटल जी व पीएम मोदी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से ही जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार की हुई है और इसके परिणाम सबके सामने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत की। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री समेत जनप्रतिनिधियों ने लोक भवन में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती, क्रिसमस की बधाई दी। छात्रा स्नेहा तिवारी से कविता भी सुनी। रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। तो बिल्कुल देखिए, बीते कल आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक पर जाकर के उन्हें नमन किया था, श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किस तरह भावपूर्ण श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की अटल बिहारी वाजपेयी को। और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी की कई बातों को लेकर के हमेशा से बीजेपी उन्हें याद करती रहती है और साथ ही ये भी एक संदेश देने की कोशिश करती रही है कि एकमात्र अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे जिनका समर्थन पूरा विपक्ष भी करता था और विपक्ष के ओर से भी कभी उनके विपक्ष में जल्दी आवाज सुनने को नहीं मिलती थी। खासतौर पर जब अटल बिहारी वाजपेयी अपना वक्तव्य रखते थे किसी भी बात को लेकर के, तो पूरा विपक्ष उन्हें बेहद शांतिपूर्ण तरीके से सुनता था। और ये सबसे ज्यादा खास बात रही थी। आपको वो काल भी याद होगा जिस वक्त सरकार तो कांग्रेस की थी, लेकिन यूएन में पहली बार भारत के किसी व्यक्ति को भेजा गया था और पहली बार हिंदी में भाषण भी दिया गया था। वो भी ये मौका सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था। और क्योंकि उन्हें बेहद परिपक्व वक्ता के तौर पर जाना जाता था, क्योंकि उन्हें ना केवल अपने भाषणों के लिए जाना जाता था, लेकिन जिस तरीके की उनकी लिखावट थी, क्योंकि वो बेहद महान कवि में से भी एक माने गए और इसी वजह से उन्हें वो मौका मिला। और साथ ही देश के लिए भी उन्होंने अपना कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर भी जिस तरीके से निभाया, ऐसे में आज भी पूरा देश उन्हें उसी भाव के साथ याद करता है। देखिए बहुत बड़ी बात होती है सुरभि कि किसी अपोजिशन में जो लीडर बैठा हो उसको अपोजिट पार्टी उतना ही सम्मान और प्यार और सद्भाव दे। तो फिलहाल आपको याद भी होगा जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को सदन के भीतर सुना होगा, वो हमेशा ये कहते थे, देखिए मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद भले ही हो जाएं। तो हमेशा से अटल बिहारी वाजपेयी यही कहते थे कि आप मन से भले एक ना हो, चल जाएगा, वो रास्ता निकल जाएगा, लेकिन मतभेद नहीं होने चाहिए। आप मन से भले एक साथ रहे। तमाम बड़ी बातें भी उन्होंने कही थी। और देखिए हम कविताओं का जब जिक्र करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी लेखनी, उनकी कविता आपको आज भी तमाम मार्गों पर जहां आप रुक जाएं, जहां आप आपके इरादे डगमगा जाएं,
उनकी कविता को यदि आप सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप पे वापस से स्फूर्ति का संचार होगा और आप वापस से अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही महान रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको हम भी शत शत नमन करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संसद भवन के पास किसान ने आत्मदाह का प्रयास किया। देखिए ये बहुत बड़ी खबर थी कल की, और हालांकि स्थिति अभी भी हम कह रहे हैं कि बनी हुई है बहुत नाजुक। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके से बीते कल एक खबर सामने आई थी और ये बताया गया था कि एक शख्स ने अपनी जान देने का प्रयास किया था, यानी कि अपने आप को आग लगाने की उसने जो कोशिश की थी, और संसद के बिल्कुल पास का जो हिस्सा है राजभवन जाने के लिए, ऐसे में उस स्थान पर उस व्यक्ति ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके उसने आग के हवाले खुद को कर दिया था। हालांकि अधजले अवस्था में उस व्यक्ति को तुरंत ही अस्पताल पहुंचा दिया गया, इलाज अभी भी जारी है। लेकिन इस स्थान से ये देखिए, यहाँ से पेट्रोल भी बरामद किया गया और यहीं से उस व्यक्ति को ले जा करके अस्पताल भर्ती करवाया गया। संसद भवन के ठीक पास आत्मदाह की कोशिश एक व्यक्ति ने की थी और उसी से जुड़ी एक खबर है। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। दरअसल बताया गया कि संसद भवन के पास यूपी के बागपत में रहने वाले 35 वर्षीय जितेंद्र ने अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास किया। इस दौरान वहां पर अफरा तफरी मची। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने आग को समय रहते ही बुझा लिया और युवक को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि वो 90% तक झुलस गए हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता चला कि जितेंद्र पर 2021 में बागपत में एक केस दर्ज हुआ था। वो केस अभी भी चल रहा है। इसे लेकर काफी समय से परेशान चल रहे थे जितेंद्र। फिलहाल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। डीसीपी देवेश कुमार महिला ने बताया है कि आधा जला हुआ नोट भी बरामद किया गया है। कुछ दिन पहले वो जेल से जमानत पर बाहर आए थे। किसी से मुलाकात करने के सिलसिले में बुधवार सुबह 6 बजे ट्रेन से दिल्ली पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद हताश होकर के खुद को आग लगा ली और कोई सुसाइड नोट उनके पास नहीं मिला। लेकिन एक नोट जो बरामद हुआ था उससे ये पता चला कि एक केस के सिलसिले में ही वो दिल्ली आए हुए थे, किसी से मुलाकात होनी थी। लेकिन उस दौरान भी हताश होने के कारण, बेहद परेशान होने के कारण जितेंद्र ने अपना आत्मदाह करना ज्यादा समझदारी समझी। हालांकि हर किसी से यह अपील है कि अगर आप किसी भी उलझन में उलझे हुए हैं तो उसे सुलझाने की कोशिश करें, ना कि आत्मदाह जैसा एक बड़ा कदम उठाएं, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार आपका इंतजार कर रहा होता है। और देखिए ना सिर्फ आपका परिवार का इंतजार करता है, और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप देश के विकास में अपना योगदान दें, ना कि अपनी जीवन लीला को इस तरीके से समाप्त कर लें। और ये भी आप जान लीजिए, ये क्राइम होता है, एक ऑफेंस है। यदि आप आत्महत्या करते हैं तो इसे क्राइम की श्रेणी में गिना जाता है। हालांकि जितेंद्र की स्थिति अभी बहुत नाजुक बताई जा रही है। 95% जितेंद्र जल चुके हैं। अब जब 95% इंसान जल जाता है तो आप यकीन मानिए क्या उसे बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं खबरों में। सुनिए, तो उत्तराखंड में खाई में एक बस गिर गई, 4 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई। और अमर उजाला, नवभारत टाइम्स के साथ साथ अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। और ये जानकारी आपको दे दें, बीते कल जब ये खबर सामने आई थी, इस पर पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख व्यक्त किया था। उत्तराखंड बस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। दुर्घटना में कई लोग घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बस अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही थी। इसी दौरान अचानक से बस खाई में गिर गई। इतना बड़ा हादसा हुआ कि बस में करीब 27 यात्री सवार थे। हल्द्वानी जाने के दौरान बस भीमताल के पास 1500 फीट गहरी खाई में जा गिरी और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। राज्य आपदा प्रतिवादन बल, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान चलाया गया। कई लोगों को वहां से घायल अवस्था में निकाला गया, लेकिन कुछ लोग मृत भी बताए गए। वाकई बहुत दुखद ये हादसा है जो इस वक्त सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है और कोहरा भी होता है इस बीच। और यदि हम देखें तो जो रात में ओस होती है, ओस की वजह से जो दिक्कतें होती हैं, वह फिसलन की जो स्थिति होती है वो बन जाती है। फिलहाल आपको बता दें, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही रोडवेज की बस भीमताल रानीबाग मोटर मार्ग में आमडाली के पास गहरी खाई में 1500 फीट ये गहरी खाई थी, उसमें गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं हैं, एक पुरुष और एक बच्चा शामिल है। 27 यात्री सवार थे, खाई में इधर उधर गिरे पड़े हैं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को रस्सी और कंधों पर लाद कर पुलिस और स्थानीय प्रशासन उनकी मदद कर रहे हैं
और खड़ी चढ़ाई पार कर सड़क पर उनका इलाज के लिए उनको लाया जा रहा है। क्योंकि वाकई में देखिए इस तरह के हादसे जो होते हैं वह पहाड़ी राज्यों में होते रहते हैं और एहतियात बरतने की सलाह हमेशा दी जाती है कि जब मौसम ख़राब हो और ओवर लोडिंग से आप बचें, जिससे कि जब भी आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं पहाड़ों पे तो वो आप प्रॉपर कर पाएँ, प्रॉपर बन पाएँ। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि कहीं ड्राइवर नशे में तो नहीं था, क्या ड्राइवर को झपकी आ गई थी, ओवरलोडिंग की समस्या थी। इन तमाम मसलों पर चर्चा आगे की जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। राजधानी में 3 दिन तक बारिश के आसार बढ़ेंगे। देखिए मौसम खुशगवार रहेगा, ठिठुरन होगी, कोहरा भी बढ़ जाएगा। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। तो दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। भारतीय मौसम विज्ञान ने और विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा कि आज दिल्ली में बारिश होने की संभावना है, जिससे सर्दी ठिठुरन दोनों ही बढ़ेगी। आज पूरे दिन दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, शाम तक बरसात होने के आसार है। कोहरे की वजह से फ्लाइट्स और ट्रेनें भी काफ़ी लेट चल रही हैं। लेकिन आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कम दृश्यता से निपटने के लिए प्रक्रिया जारी है। सभी फिलहाल उड़ानें सामान्य हैं। IMD के मुताबिक आज न्यूनतम में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो बिल्कुल देखिए लगातार जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर जिस तरह बर्फबारी तेज हो रही है, ऐसे में पारा पहाड़ों पर माइनस में आ रहा है। और ये आप हेडलाइन जरा देखिए, हिमाचल में 3 राजमार्ग समेत 226 सड़कें बंद, राजस्थान पंजाब में कोहरा, कश्मीर में शीतलहर। और जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं ये बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, जहां पर लोग एक और जहां बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खासतौर पर मैदानी इलाकों में शीतलहर से लोग बेहद परेशान हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। और मौसम का कहर किस कदर इस वक्त लोगों पर टूट रहा है। दरअसल पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के कारण लोगों की दुश्वारी बढ़ चुकी है। इससे मैदान में भी ठंड में इजाफा हुआ है और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में कोहरे की एक घनी चादर लोग इस वक्त देख और महसूस कर पा रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में 20 ट्रेनें कोहरे के कारण देरी से पहुंची। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पारा शून्य से 7.3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़कने से मंगलवार की रात इस सीजन में सबसे सर्द रही। और वहीं लेह में -12.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा दिन बताया गया। हिमाचल प्रदेश में कई जगह मंगलवार रात से हो रही बर्फबारी के कारण 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 226 सड़कें बंद रहीं। जोत में पिछले 24 घंटों में 10 सेंटीमीटर बर्फ हुई और साथ ही इसके बाद खदराला, पूह, सांगला और केलोंग में बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति जिले के ताबो हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां रात का तापमान 0 से 10.6 डिग्री पारा लुढ़क गया। यानी कि कई ऐसे खासतौर पर पहाड़ी इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर लगातार तापमान में गिरावट ही दर्ज हो रही है। और इसी कारण दिल्ली NCR जैसे मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लोग मजबूरन या तो जो लोग से अब तक फुटपाथ पे रह रहे थे, गरीब तबके की हम बात कर रहे हैं, उन्हें भी इस वक्त आश्रय लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। रैन बसेरों में वो रह रहे हैं और यहाँ तक हमने सड़कों पर भी देखा है कि किस तरह जगह जगह पर अलाव का सहारा लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब स्थितियाँ जो हैं वो और भी ख़राब होती जा रही हैं। और अब असर जो है, हम हमेशा कहते हैं सुरभि कि जब भी पहाड़ों में बर्फबारी होती है इसका सीधा सीधा असर मैदानी एरियाज़ में होता है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि दिल्ली NCR में बारिश हो सकती है, और उससे पहले भी 2 दिन पहले भी बारिश की आहट महसूस की गई थी, हल्की फुल्की बारिश महसूस की गई थी। इससे ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि इस बार कहा गया है कि वहाँ बर्फ़ पड़ी है जहाँ मुश्किल से बर्फबारी होती है। इस बार हर जगह बर्फबारी हुई है, जिससे सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया है और आगे भी सैलानी भारी संख्या में पहुंच भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। बात होगी वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ गए हैं श्रद्धालु। अमर उजाला ने पेज नंबर 11 पे, और देखिए आपको बता दें कि तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। वृंदावन में क्रिसमस पर श्री बांके बिहारी मंदिर में आराध्य के दर्शन के लिए श्रद्धालु जमकर उमड़े। मंदिरों को लाल रंग के गुब्बारों से सजाया गया। गुब्बारों से सजे मंदिर में धक्का मुक्की के बीच भक्तों ने आराध्य के दर्शन किए। आराध्य की झलक पाने के लिए भक्तजन दिखाई दिए हैं। तो बता दें आपको, प्रदेश द्वार से लेकर विद्यापीठ चौराहा और जुगल घाट तक करीब 500 मीटर लंबी भक्तों की लाइन लगी रही। श्रद्धालु लाइन में रक्त तक मंदिर तक पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दृष्टि से नगर निगम ने जगह जगह पुलिस के अनुसार बैरियर लगाए, बैरिकेडिंग की। इससे श्रद्धालु प्रवेश मार्ग और प्रवेश द्वार से ही मंदिर में प्रवेश कर सके। तो फिलहाल देखिए क्रिसमस ईव था और क्रिसमस ईव के मौके पर किस तरीके से श्रद्धालु पहुंचे अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। देखिए नए साल पर भी अमूमन यही स्थितियां आपको नजर आएंगी बांकी बिहारी मंदिर में, जहां पर जो श्रद्धालु हैं भक्ति में सराबोर होकर अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यूँ तो अमूमन आपको देखा होगा कि बांकी बिहारी मंदिर में भीड़ हमेशा ही रहती है, लेकिन जब त्योहारों का जिक्र आता है तो ये अपने आप में भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि प्रशासन के लिए चुनौती भी बन जाता है। बिल्कुल, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बांके बिहारी मंदिर की तस्वीर है, जहां पर देखिए किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ एक साथ पहुंच गई। और इसकी जानकारी अगर हम आपको दें तो ये बताया गया कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के हाई सिक्योरिटी जोन में ड्रोन उड़ा, लेकिन इस दौरान अफरा तफरी भी देखने को मिली। लोगों को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही थी कि जिस तरीके की गाइडलाइन तय की गई है उसी गाइडलाइंस के तहत में लोग आगे बढ़ते चले जाए। हालांकि अब देखिए बीत रहे वर्ष की विदाई और नव वर्ष के स्वागत के लिए, जैसा मेरे सहयोगी ने भी जिक्र किया कि नव वर्ष के मौके पर आपको अमूमन हर मंदिर में इसी तरीके की भीड़ नजर आएगी। खासतौर पर बात जो वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की आती है, तो वहीं क्रिसमस की छुट्टी पर बुधवार को भारी भीड़ उमड़ पड़ी वृंदावन में सुबह से ही सड़कों और गलियों में श्रद्धालुओं का रेला नजर आया। लेकिन पुलिस की पुख्ता व्यवस्था से इतनी भीड़ के बीच भी श्रद्धालुओं ने राहत भरे दर्शन किए। ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर रुकने ही नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में मंदिर के अंदर और बाहर श्रद्धालुओं को भीड़ का दबाव नहीं झेलना पड़ा। आने वाले दिनों में अब भीड़ और बढ़ेगी। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ चुकी है। मथुरा और वृंदावन में गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं अभी से ही पूरी तरह फुल बताई जा रही हैं। अवकाश होने के कारण मंगलवार रात से श्रद्धालु ने वृंदावन के साथ ही बरसाना और मथुरा में डेरा डाल दिया था। ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। मंदिर के पट सुबह करीब 8:45 बजे ही खोल दिए गए, लेकिन उससे पहले ही श्रद्धालु मंदिर के पास पहुंचे, जिस वजह से कतारबद्ध होने के कारण भी यहाँ लोगों को कंट्रोल करने में और उन्हें सकुशल दर्शन करवाने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना प्रशासन को करना पड़ा। लेकिन लोगों से ये अपील की गई कि जिस तरीके की रूपरेखा तैयार की गई है, जो गाइडलाइन, जो मानक तय किए गए हैं, उसी आधार पर वो दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन मंदिर में रुकने का सेकंड भर का भी समय श्रद्धालुओं को जल्दी नहीं मिल पाया। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये कहा जाता है ना कि जैसे जैसे नया साल आता है वैसे वैसे सभी लोग अपने पूरा साल अच्छा गुजरे उसके लिए पहले दिन और क्रिसमस ईव के मौके पर इस बड़े बड़े दिनों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये देखिए, हालांकि आप लोग तो दर्शन करने पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बीच प्रशासन के लिए वो चुनौती से कम नहीं होता उस भीड़ को कंट्रोल करना। क्योंकि आपने देखा होगा बांके बिहारी मंदिर जब भी आप गए होंगे, बहुत कुंज गलियां हैं, बहुत सकरी गलियां हैं। उन सकरी गलियों से होते हुए गुजरना होता है और फिर भगवान के दर्शन आपको करने के लिए मिलते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 3 खालिस्तानी आतंकियों के 5 मददगार, सीसीटीवी फुटेज देख 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके का मामला सामने है, पंजाब की पुलिस चौकी में ग्रेनेड से हमला करने के बाद पुरनपुर में आकर छिपे मुठभेड़ में मारे गए 3 खालिस्तानी आतंकियों को लेकर 3 दिन से चल रही पड़ताल के बाद नया खुलासा हुआ। 3 आतंकी असम हाईवे पर स्थित होटल हर्जी में ठहरे हुए थे। 3 आतंकियों की पहचान कराते हुए पुलिस होटल तक पहुंच गई। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आतंकी होटल में जाते हुए भी दिखाई दिए। देखिए, इस खबर को हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि 3 खालिस्तानी आतंकियों के 5 मददगार थे। इन 3 आतंकवादियों को 3 जो आतंकी इनको ढूंढा जा रहा था सरगर्मी से, क्योंकि इन्होंने किस तरीके से एक पुलिस स्टेशन पर निशाना साधा था। तो सीसीटीवी फुटेज देखकर 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि जो इनकी हेल्प कर रहे थे उनको भी पकड़ा गया है। अन्य 3 की तलाश जारी है। होटल मैनेजर समेत कुछ संदिग्धों से पूछताछ जारी। तो मददगारों ने आतंकियों को सुरक्षित निकालने के लिए चोरी की मोटरसाइकिल भी उनको दी थी और पीलीभीत के होटल हर्जीज में कमरा दिलाया था। फर्जी आधार कार्ड भी उनको उपलब्ध करवाए थे। फिलहाल आतंकियों के शव लेकर जा रही एम्बुलेंस भी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। फिलहाल पीलीभीत में मुठभेड़ मारे गए 3 आतंकियों के शव लेकर पंजाब पुलिस मंगलवार रात आगे चल रहे अज्ञात वाहन के ब्रेक लगाने से दुर्घटनाग्रस्त हुई। एम्बुलेंस के बीच चल रहा पुलिस वाहन बाल बचा और रामपुर पुलिस से रात में दूसरे एम्बुलेंस की व्यवस्था कर 3 शव पंजाब भिजवा दिए हैं। तो फिलहाल देखिए, पंजाब से भागे खालिस्तानी ये आतंकी गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जनरसपीत के
मददगारों ने होटल हर्जी में कमरा दिलाया था और इनके मदद के बिना ही इन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल वारदात के बाद से तीनों आरोपी फरार थे, लेकिन अब उन तमाम लोगों को पकड़ा जा रहा है जो इन तीनों की मदद कर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको भी खुला नहीं छोड़ा जा सकता। सुरभि, तो बिल्कुल, और इसी के साथ अब हम खबरों में भी आगे बढ़ जाते हैं। बात अब रूस की भी कर लेते हैं। दरअसल रूस जा रहा प्लेन अचानक से क्रैश हो गया। धमाके से 2 टुकड़ों में ये प्लेन बट गया। 38 लोगों की इस दौरान जान गई, 29 जिंदा बचे हैं। तो फिलहाल आप इस जब तस्वीर को देखिए और साथ ही हेडलाइंस में भी इसे बताया गया है कि किस तरीके से कई लोग जिंदा जले हैं तो वहीं कुछ बच भी गए हैं। रूस जा रहा ये प्लेन क्रैश हुआ था और आप इस तस्वीर को देख करके समझ पाएंगे कि किस तरह ये प्लेन 2 हिस्सों में बट गया और जो पिछला हिस्सा था वो टूटकर पहले ही अलग हो गया। जो आगे का हिस्सा प्लेन का था वो घास में जाकर के रगड़ खाने की वजह से, यानी कि घिसने की वजह से इसमें आग लगी और इसमें जो लोग थे वो जिंदा जल गए। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि अजरबैजान एयरलाइंस का एक विमान कजाकिस्तान के शहर अक्ताउ में बुधवार को क्रैश हुआ। यहाँ के आपात मंत्रालय ने यह कहा कि हादसे में कम से कम 32 लोग बचे हैं। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई। मंत्रालय ने बताया कि विमान में 5 क्रू मेंबर समेत 67 लोग सवार थे। एयरलाइन ने पहले ये कहा था कि विमान को शहर से 3 किलोमीटर दूर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान ने अजरबैजान की राजधानी बाकू से रूस के शहर ग्रोन्जी के लिए उड़ान भरी थी। रूस के सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक शुरुआती जानकारी से पता चला कि विमान से एक पक्षी के टकराने के बाद पायलट ने विमान को अक्ताउ की ओर मोड़ने का फैसला किया और आपात स्थिति में उसे उतरना पड़ा। ऑनलाइन सामने आ रहे मोबाइल फोन फुटेज में विमान को तेजी से जमीन पर गिरते हुए और उसमें आग लगते हुए देखा जा सकता था। जो वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था वो वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह जिस वक्त ये प्लेन लैंड हो रहा था उस वक्त ये बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड लैंडिंग स्पीड के मुकाबले ज्यादा थी और जिस वजह से घर्षण बल के कारण इसमें आग लगने की खबर सामने है। हालांकि प्लेन के 2 टुकड़े हुए जिसमें कि कुछ लोगों की जानें बची तो कई लोगों ने अपनी जान गंवा भी दी। घना कोहरा इसका कारण बताया जा रहा है। घना कोहरे के कारण अपना रूट है उसको डाइवर्ट किया गया, उसके बावजूद भी लोगों की जान नहीं बच पाई और आपने हादसा देखा, ये हादसा आपके सामने जो कि सुरभि भी आप तक पहुंचा रही थी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान के हवाई हमले में 46 मौतें हो गई हैं और देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। ये हमला किया गया है और पाकिस्तान हवाई हमले में 46 मौतें हुई हैं और फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से आतंकवादियों की जो घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बात हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की करें तो वह भी इससे अछूता नहीं है। देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं किस तरीके से हमले किए गए हैं। पाकिस्तान के हवाई हमले में 46 मौतें हैं और तालिबान का कहना है। दैनिक जागरण ने, अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान में हवाई हमलों में 46 लोगों की मौत हो गई, इसमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने बुधवार को जानकारी साझा की। फितरत ने बताया कि पाकिस्तान की सीमा सटे पख्तीका प्रांत के बरमाल जिले में 4 ठिकानों को निशाना बनाया गया तो हमलों में मारे गए लोग शरणार्थी थे। उन्होंने कहा कि इन हमलों में 6 लोग घायल हुए भी हैं। और इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।